फिल्म की कहानी शुरू होती है ओशन के अंदर मछली राजा से, जो एक अंगूठी देख रहा होता है। वो अपनी जासूस मेढक को बुलाकर उस मछली के बारे में पूछता है जिससे वो शादी करना चाहता था। तब उसे पता चलता है कि वो फिश जिससे वो बहुत प्यार करता है वो कहीं चली गई है, क्योंकि वो मछली राजा से शादी नहीं करना चाहती थी। इस पर मछली राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो मेढक को कहता है कि उसको ढूंढ के लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मेढक बहुत डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रशिया के एक गांव में एक लड़का जिसका नाम हेनरी होता है। वो बहुत ही सीधा और दिल का साफ होता है, इस वजह से लोग उसको बेवकूफ बुलाते हैं। और ये तो सच है, जो दिल का साफ और सीधा इंसान होता है उसको सब लोग हमेशा बेवकूफ ही बुलाते हैं। एनीवेज, कहानी में आगे चलते हैं। वो अपने घर के बाहर निकलता है तो सर्दी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा होता है। तभी हेनरी के पिता, जो देख नहीं सकते और वो एक लोहार होते हैं, वो हेनरी को बुलाते हैं और कहते हैं चलो मेरे काम में हाथ बटवाओ। मगर हेनरी कहता है कि अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। तब हेनरी के पिता उसको कहते हैं कि जाओ जाकर के दोपहर के खाने के लिए मछली पकड़ कर लाओ। हेनरी मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। वो बहुत कोशिश करता है पर मछली हाथ नहीं लगती। तभी अचानक से पानी में हलचल होने लगती है और बहुत सारा पानी हेनरी के ऊपर गिरता है। हेनरी देखता है कि उसकी बाल्टी में एक बहुत बड़ी सी मछली आकर गिर गई है। वो बहुत खुश होता है और खुशी खुशी घर पहुंचता है। जैसे ही वो मछली पकाने की तैयारी करने में लगा होता है, तभी अचानक मछली बोलने लगती है और उसे कहती है अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 विशेष पूरा करूंगी। हेनरी कहता है तुम बोल भी सकती हो? अच्छा, तो मेरी 3 विशेष पूरा करोगी? हेनरी कहता है वो शहर देखना चाहता है लेकिन चूल्हे से हटना नहीं चाहता, क्योंकि सर्दी बहुत थी और चूल्हे के पास गर्म था। तभी अचानक मछली अपने जादू से हेनरी को चूल्हे के साथ ही घर से बाहर निकाल देती है और शहर की ओर चल पड़ता है। हेनरी बहुत घबरा जाता है। थोड़ी देर के बाद हेनरी को बहुत सर्दी लगने लगती है, तो वो मछली से कहता है कि मेरी दूसरी इच्छा है कि अभी के अभी गर्मियां शुरू हो जाए। और उसी पर सारी बर्फ पिघल जाती है और चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। पूरी सड़क पानी से भर जाती है। जैसे तैसे हेनरी वहां से बाहर निकलता है। वो काफी निराश था, क्योंकि उसने अपनी 2 इच्छाएं यूं ही बेकार कर दी थी। अब मछली उससे कहती है कि तुम्हारी 2 इच्छाएं तो पूरी हो चुकी हैं और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही इच्छा बाकी है, तुम्हारी तीसरी इच्छा। तो हेनरी उससे कहता है कि अभी मैं अपनी तीसरी इच्छा नहीं मांगूंगा। हेनरी मछली को दोबारा से बाल्टी में रख लेता है और आगे बढ़ता है। तभी अचानक उसका सामना कुछ चोरों से होता है। उनको हेनरी के पास कोई कीमती चीज नहीं मिलती, तो उसकी बाल्टी ही उठाकर ले जाने लगते हैं। पर किसी भी हालत में उस मछली को वो खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो बाल्टी छीनकर भाग निकलता है और उस मछली को नदी में फेंक देता है। हेनरी मछली से कहता है ये तालाब ही सही जगह है और यहाँ तुम ज्यादा सेफ रहोगी। चोरों को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो लोग उसको पकड़कर उल्टा पेड़ से टांग देते हैं। उसने नदी की ओर से एक लड़की को आते देखा। उस लड़की ने हेनरी को आजाद किया, तो वो भागकर उस मछली को ढूंढने के लिए नदी के पास गया, लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस लड़की ने अपना नाम इजाबेला बताया। उसके कंधे पर एक चमकीला मछली वाला स्कार्फ था। उसकी आवाज सुनते ही हेनरी पहचान गया कि ये वो मछली है। हेनरी उससे उसका मछली वाला स्कार्फ ले लेता है ताकि वो भाग न सके। फिर वो इजाबेला से कहता है अभी मेरी तीसरी इच्छा बची है, इसका इस्तेमाल मैं समय आने पर करूंगा। इसाबेला उससे पूछती है तुम आखिर चाहते क्या हो? इस पर हेनरी कहता है मैं रूस के राजा की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तब इसाबेला उससे कहती है क्या ये तुम्हारी तीसरी इच्छा है? तो हेनरी कहता है नहीं, वक्त आने पर मैं अपनी तीसरी इच्छा मांगूंगा। अगली सीन में हम राजा का महल देखते हैं, जहां राजकुमारी इरम की नौकरानी राजकुमारी को बताती है कि इंग्लैंड के राजदूत आ रहे हैं। यह सुनकर राजकुमारी इरम बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा से एक अंग्रेज से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर बैठ जाती है। पर राजा को इंग्लिशमैन बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी अंग्रेज से शादी करे। थोड़ी देर के बाद इंग्लैंड का राजदूत वहां आता है। वो राजा को खुश करके उसकी बेटी का हाथ मांगने के इरादे से आया होता है। वो शहजादी इरम को एक छाता गिफ्ट में देता है, जिसे देख करके शहजादी बहुत खुश हो जाती है।
पर राजा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो राजदूत से कहता है कि अंग्रेज हर जगह से लूटने के इरादे से आते हैं। इस पर राजदूत कहता है, नहीं महाराज। वो राजा को मशीन दिखाते हुए कहता है, ये मशीन अपने आप ही संगीत बजाती है। पर यह किसी को नहीं मालूम था कि उस चालाक राजदूत ने मशीन के अंदर अपना एक आदमी बिठा कर रखा था। जब कोई मशीन का बटन दबाता है तो उसमें का संगीत बजने लगता है, और वो संगीत कोई और नहीं बल्कि उसमें बैठा हुआ वो आदमी बजा रहा होता है। पर वहाँ पर राजदूत की चालाकी को किसी का पता नहीं होता। जब राजदूत मशीन से संगीत बजाकर राजा को दिखा रहा होता है, तब हेनरी ये महल की चारदीवारी से देख लेता है। इधर राजा उस मशीन से प्रभावित नहीं होता, उसे कहता है कि हमें ऐसी किसी मशीन की जरूरत नहीं है। इस पर राजकुमारी इरम राजा से नाराज होती है, पर वो कुछ कहती नहीं है। राजदूत इरम का हाथ चूमने लगता है। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी बेटी को कैसे समझाए, लेकिन तभी हेनरी वहाँ आता है और राजा से कहता है कि आपको राजकुमारी की शादी अंग्रेज से करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक ऐसा म्यूजिक बॉक्स लाऊंगा जो अपने आप ही संगीत बजा सके। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो कोई वजह ढूंढ रहा था जिससे कि वो राजकुमारी को अंग्रेज से शादी न करना पड़े। इसलिए राजा हेनरी से कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा म्यूजिक बॉक्स लेकर आओगे तो मैं तुम्हारी शादी शहजादी से करा दूंगा। ये बात सुनकर शहजादी बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, क्योंकि वो हर हाल में उस अंग्रेज से शादी करना चाहती थी। वो हेनरी से शादी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि वो एक मामूली और गरीब लड़का और वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। हेनरी जब म्यूजिक बॉक्स वाली बात इजाबेला को बताता है तो वो कहती है, ऐसा म्यूजिक बॉक्स तो है पर उसे लाना बहुत मुश्किल है। अंधेरे जंगल में एक बिल्ला है, उसके पास ये म्यूजिक बॉक्स है, और अब तक जो भी उसे लाने गया है वो कभी जिंदा नहीं लौटा। हेनरी पूछता है, किस तरह का खतरा है? तो इजाबेला कहती है, बिल्ले का म्यूजिक बॉक्स ऐसा है कि अगर वो खुशी का गाना बजाता है तो इंसान नाचने लगता है और वो रुकता ही नहीं। फिर जब वो इंसान नाचते नाचते थक जाता है तो वो बिल्ला उसे खा लेता है, और अगर बिल्ला गम का गीत बजाता है तो इंसान रोते रोते सो जाता है, और तभी भी वो बिल्ला उसे खा लेता है। हेनरी कुछ सोचने लगता है, फिर वो राजकुमारी के बारे में सोचता है, क्योंकि वो हर हाल में राजकुमारी से शादी करना चाहता था। इसके बाद वो एक थैले में कुछ खाने का सामान भरकर इजाबेला के साथ उसी म्यूजिक बॉक्स की खोज में निकल पड़ता है। इसी दौरान ये दोनों कई मुश्किल रास्तों का सामना करते हुए अंधेरे जंगल के करीब पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग उस जादुई जंगल में पहुंचते हैं, इजाबेला कहती है, यहाँ से आगे का रास्ता तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तो हेनरी अकेले उस अंधेरे जंगल के अंदर जाता है। वहाँ चारों ओर लोगों के कंकाल और हड्डियां पड़ी होती है। तभी उसे बिल्ले की आवाज सुनाई पड़ती है। वो उससे कहता है कि ये स्केलेटन उन लोगों के हैं जो मेरा म्यूजिक बॉक्स लेने आए थे। क्या तुम्हें भी मेरा म्यूजिक बॉक्स चाहिए? इस पर हेनरी कहता है, हाँ। बिल्ला कहता है कि मैं तुम्हें अपना म्यूजिक बॉक्स एक शर्त पे दूंगा, जब तुम मेरा गाना सुनोगे। तुम्हें ये टेस्ट पास करना होगा। अगर तुम मेरा गाना सुनने के बाद भी खुद पर काबू रख पाए तो मैं तुम्हें अपना म्यूजिक बॉक्स दे दूंगा। फिर वो हेनरी से पूछता है कि बताओ, मैं कौन सा गीत गाऊं, गम का गीत गाऊं कि खुशी का गीत गाऊं? तब हेनरी कहता है कि तुम गम का गीत गाओ। तो बिल्ला म्यूजिक बजाने लगता है। हेनरी उसकी म्यूजिक में खो जाता है, क्योंकि बचपन में उसकी माँ उसको यही संगीत सुनाती थी। हेनरी अपनी माँ को याद कर रहा होता है, इसलिए बिल्ले के गाने का कोई असर उस पर नहीं होता है और वो खुद भी इस गीत को गाने लगता है। यह देखकर बिल्ला हेनरी से पूछता है कि तुम्हें इस गीत की लाइनें कैसे पता है? तो हेनरी कहता है कि ये गीत मेरी माँ मुझे बचपन में हर रोज सुनाती थी, इसलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्ला शर्त हार चुका था, इसलिए वो हेनरी से कहता है, अगर तुम मेरा म्यूजिक बॉक्स ले जाओगे तो मैं भूखे मर जाऊंगा। अपने म्यूजिक बॉक्स के साथ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो। दूसरी तरफ नदी के पास बैठी इजाबेला हेनरी का इंतजार कर रही होती है। तभी उसे मछली राजा का वही सेवक मेढक आता दिखाई देता है। वो उससे कहता है कि मछली राजा तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम उनके पास जाकर जल्दी से उनसे शादी कर लो। तुम मछली राजा से कह देना मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूंगी। तभी हेनरी और बिल्ला वहाँ आ जाते हैं और हेनरी इजाबेला और मेढक दोनों की बातें सुन लेता है। इस पर हेनरी कहता है, तुम मछली राजा से शादी नहीं करना चाहती, तभी वहाँ से भाग गई। तब इजाबेला बताती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं शादी उसी से करूंगी जिससे मैं प्यार करूंगी।
फिर इजाबेला हेनरी को प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। मूवी में हम देखते हैं इंग्लैंड का राजदूत इस बार इजिप्ट का राजदूत बनकर आया है। राजा उसको पहचान नहीं पाता, पर राजकुमारी उसको पहचान लेती है और खुश हो जाती है। पर इससे पहले कि वह राजदूत राजा से राजकुमारी का हाथ मांगता, उसी वक्त हेनरी म्यूजिक बॉक्स लेकर पहुंच जाता है और बिल्ले से कहकर वहां खुशी का गीत बजवाने लगता है, जिससे दरबार के मौजूद सभी लोग न चाहते हुए भी नाचने लगते हैं। जादुई संगीत की वजह से वो लोग खुद को रोक नहीं पा रहे होते हैं और नाचते नाचते बेहाल होने लगते हैं। हेनरी के कहने पर बिल्ला संगीत बजाना बंद कर देता है। राजा हेनरी से बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि ये तो बड़ी कमाल की चीज है, ये म्यूजिक बॉक्स तो मेरे पास होना चाहिए, इसलिए ये बिल्ला और म्यूजिक बॉक्स आज से हमारे महल में रहेंगे। अब हेनरी राजा से कहता है कि शर्त के अनुसार आप अपनी बेटी ईरम की शादी मुझसे करेंगे ना? तो राजा कहता हाँ, पर ईरम बहुत ही मक्कार और चालाक राजकुमारी थी। वो सिर्फ उस अंग्रेज राजदूत से शादी करना चाहती थी, इसलिए हेनरी से शादी ना करने के लिए वो चालाकी दिखाते हुए उससे कहती है, अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम मेरे लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि मुझे लगे कि तुम मेरी खातिर कुछ भी कर सकते हो। नेक दिल हेनरी राजकुमारी की चालाकी नहीं समझ पाता और ईरम से कहता है कि ठीक है, तुमसे शादी करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। एक्चुअली राजकुमारी उसको बहुत ही मुश्किल काम देना चाहती थी, जिससे वो कभी पूरा न कर पाए और कभी यहाँ लौट कर वापस न आए। इसलिए वो हेनरी से कहती है, मैं तुम्हें कल उस काम के बारे में बताऊंगी। रात में राजकुमारी ईरम महल के एक सीक्रेट रूम में जाती है और वहाँ अपनी मरी हुई माँ की आत्मा को बुलाती है। तब ईरम बताती है, मुझे हेनरी से शादी नहीं करनी, मैं उसको ऐसा कोई मुश्किल काम देना चाहती हूँ जिससे वो कभी पूरा न कर पाए और मुझे उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। तो उसकी माँ की आत्मा उसे एक मुश्किल काम बताती है। फिर अगली सुबह राजदूत ने एक जूसर लाकर राजा को उपहार में दिया, जिससे कि राजा खुश हो जाए। उसके अंदर भी एक आदमी बैठा था जो फलों और सब्जियों का जूस बनाकर बाहर निकालता था। इस अनोखे जूसर को देखकर राजा काफी हैरान था। तभी ईरम ने वहां आकर अपनी अगली शर्त रखी। उसने कहा उसे एक ऐसा जादुई कपड़ा चाहिए जिसको टेबल में रखते ही कोई भी खाने की चीज उसी वक्त हाजिर हो जाए। फिर राजा हेनरी को बुलाकर उसे वो जादुई कपड़ा ढूंढने का जिम्मा सौंपते हैं। जल्द ही हेनरी और इजाबेला इस कपड़े की तलाश में निकल पड़ते हैं। तब रास्ते में इजाबेला ने उसे बताया कि ये जादुई कपड़ा दो भाइयों के पास है। उनका नाम है जॉन और रॉन। कई सालों पहले वो दोनों शहर छोड़कर एक पहाड़ी इलाके में रहने आ गए। दोनों को बैठे बिठाए खाने पीने की चीजें मिल जाती थी, इसलिए वो लोग आलसी और खाते खाते उनका शरीर इतना मोटा हो गया कि वो दोनों अब ज्यादा चल भी नहीं सकते। इस तरह बातें करते करते ये दोनों एक बुजुर्ग दंपति के घर पहुंच जाते हैं। गरीब होने के बाद भी दोनों में बहुत प्रेम होता है। वहाँ से आगे बढ़ने पर इजाबेला कहती है कि दो लोग में प्रेम सुई और धागे की तरह होना चाहिए, जिससे एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, जैसे उस बुजुर्ग पति पत्नी में था। बातें करते करते ये दोनों हरे भरे खेतों के बीच से गुजरते हुए आखिरकार उस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं, जो कि ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरा होता है। उन्हीं ऊंची चट्टानों के बीच भारी भरकम शरीर वाले दोनों भाई जादुई कपड़ा लेकर बैठे हुए होते हैं। फिर वो दोनों भाई उस जादुई कपड़े से बहुत सारा खाना मांगते हैं और पलक झपकते ही कपड़े पर डिलीशियस खाना आ जाता है। फिर दोनों भाई जी भर कर खाना खाते हैं। यह सब इजाबेला देख रही होती है। फिर जब ये दोनों भाई खाते खाते थक जाते हैं तो हेनरी उनके पास आता है और बोलता है कि मुझे वो जादुई कपड़ा दे दो। इस बात पर दोनों भाई बहुत नाराज हो जाते हैं और हेनरी पर हमला कर देते हैं। यह देखकर इजाबेला दोनों भाइयों से कहती है, एक बार अपना मुंह पानी में तो देखो। जब दोनों भाई अपना चेहरा पानी में देखते हैं तो खुद को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत मोटे और बीमार दिख रहे थे। वो समझ जाते हैं कि ज्यादा खाने की वजह से उनका ये हाल हुआ है। फिर वो दोनों भाई इजाबेला को वो जादुई कपड़ा दे देते हैं। वापस लौटते वक्त रास्ते में हेनरी फूलों के बगीचे से शहजादी को देने के लिए फूल चुनने लगता है। तो इजाबेला उसे कहती है, तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया, शहजादी तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि तुम एक मामूली गरीब इंसान हो और वो जानबूझकर तुमसे इतना मुश्किल काम ले रही है।
जिसे तुम पूरा ना कर सको और तुमसे उसको छुटकारा मिल जाए। पर हेनरी का दिल साफ होता है, इसलिए वो इजाबेला से कहता है ऐसा नहीं है। उसकी अच्छाई और मासूमियत देखकर इजाबेला को उस पर प्यार होने लगता है, पर वो उसे जताती नहीं। उधर राजा के महल में शहजादी और राजदूत एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इतना मुश्किल काम हेनरी कभी नहीं कर सकता और वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। लेकिन इसी दौरान हेनरी वहां लौट आता है। राजा के लोग उसके सफल होने पर उसका जोरदार स्वागत करते हैं और खुशियां मनाते हैं। ये देखकर राजा शहजादी से कहता है कि देखो, जनता की नजर में अब वो एक हीरो बन गया है, सब उसे पसंद करते हैं। फिर से सीक्रेट रूम में जाकर अपनी माँ की आत्मा को बुलाती है और उनसे पूछती है कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि हेनरी मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। तो उसकी इविल माँ फिर से उसे एक खतरनाक काम बताती है। अगले दिन दरबार में सभी की उपस्थिति में शहजादी राजा से कहती, मैं हेनरी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि शादी के लिए मुझे मेरी माँ का आशीर्वाद मिल जाए। इस पर हेनरी को अंधेरी दुनिया में जाकर इस शादी के लिए मेरी माँ की आज्ञा लानी होगी। यह सुनकर राजा समझ जाता है कि उसकी बेटी शादी न करने के लिए ये सब मुश्किल काम हेनरी को दे रही है, क्योंकि अंधेरी दुनिया में जिंदा जाना इज टोटली इम्पॉसिबल। वहाँ पर सिर्फ मरे हुए लोग ही जा सकते हैं। इस बात से राजा और हेनरी दोनों मायूस हो जाते हैं, लेकिन तभी हेनरी इस मुश्किल काम के लिए भी हाँ कर देता है। इसके बाद वो इजाबेला के पास आता है और उसको सारी बात बता देता है। तब इजाबेला उससे कहती है कि उस जगह जिंदा जाना मतलब मौत के मुंह में जाना है, क्योंकि वो दूसरी दुनिया है। हेनरी पूछता है वहाँ कैसे जाया जा सकता है, मैं वहाँ अकेले जाऊंगा। इजाबेला कहती है अंधेरे जंगल के पास एक काली नदी है जो खतरे और कोहरे से भरी हुई है। उसको पार करने के बाद अंधेरी दुनिया का रास्ता खुलता है। फिर अगले दिन दोनों उस अंधेरी दुनिया तक जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पर हेनरी इजाबेला को लेकर अपने अंधे पिता के पास जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि वो इस अंधेरी दुनिया से वापस लौट भी पाएगा या नहीं। हेनरी के पिता उसकी आवाज सुनकर उससे कहते हैं कि मैंने कई दिनों से अपने बेटे की आवाज नहीं सुनी, मैं अंधा हूँ इसलिए मैं उसे ढूंढने नहीं जा सकता, बड़ी मुश्किल से अपना लोहार वाला काम करता हूँ। ये सुनकर दोनों उसकी ऐसी हालत में बहुत दुखी हो जाते हैं। हेनरी को पछतावा हो रहा था कि आखिरकार क्यों उसने अपने अंधे बाप को ऐसी हालत में अकेले छोड़ के चला गया। इसके लिए वो अपने पिता से माफी मांगता है और उनसे इस सफर पर आगे जाने की इजाजत लेता है। फिर वहाँ से आगे बढ़ने पर वो इजाबेला को अपनी तीसरी और अंतिम मांगता है। वो कहता है कि उसके पिता दोबारा से देख सके, यही मेरी अंतिम और तीसरी इच्छा है। और फिर हम देखते हैं कि भट्टे पर काम कर रहे उसके पिता की आंखें वापस आ जाती हैं। इसके बाद दोनों नदी के पास पहुंचकर हेनरी इजाबेला से कहता है वादे के मुताबिक तुमने मेरी तीनों इच्छाएं पूरी कर दी, इसके अलावा तुमने मेरा बहुत साथ दिया, पर अब मैं तुम्हें और परेशान करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से आगे का सफर मैं अकेले ही तय करूंगा। फिर वो उसका स्कार्फ वापस लौटा देता है और बोलता है कि तुम अब जा सकती हो। तब इजाबेला उससे कहती है कि अभी तक नहीं समझे, हम दोनों का रिश्ता भी सुई धागे की तरह है, इसलिए मैं मुश्किल में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। एक बार तुम कामयाब हो जाओ फिर मैं भले ही चली जाऊंगी। हेनरी इजाबेला का प्यार समझ नहीं पा रहा था। इजाबेला चाहती थी कि हेनरी आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर बोले कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर इजाबेला चुप हो जाती है। उन दोनों नाव से नदी में आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर उन्हें चारों ओर मौत के सैनिकों की मूर्तियां दिखाई देती हैं। इजाबेला बताती है कि यहाँ से अंधेरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। तभी उस दुनिया का पहरेदार आ जाता है और हेनरी से कहता है तुम यहाँ तक कैसे आ गए। इजाबेला कहती है यह मेरे साथ आया है पिताजी। ये सुनकर हेनरी चौंक जाता है तो पहरेदार कहता है कि हाँ ये मेरी बेटी है। इस पर इजाबेला कहती है जब से आपने मछली बनने के लिए मजबूर किया है तब से मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है। पहरेदार कहता है मुझे कुछ समय के लिए मजबूरी में ये करना पड़ा ताकि तुम दुनिया भर के अनुभव को सीख सको। इजाबेला उससे कहती है कि हम यहाँ रानी की आत्मा की तलाश में आए हैं। वह सुनकर पहरेदार उन दोनों के पास जाता है और उसे बताता है कि रानी एक मक्कार और क्रूर महिला थी। उसने राजा की सत्ता हासिल करने के लिए शादी की और गरीबों पर जुल्म किया।
इसलिए उसकी आत्मा को इस दुनिया में सजा दी जा रही है। उसे अनंत काल के लिए भूखा रखा जा रहा है। फिर पहरेदार रानी की आत्मा को वहाँ प्रकट करता है। हेनरी उससे कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इसकी आज्ञा देंगी? तो वो शैतान रानी मना कर देती है। उसका पिता रानी को खाने की चीजें दिखाकर कहता है कि तुम अनंत काल के लिए भूख से तड़प रही हो। अगर तुम इस भूख का अंत चाहती हो तो तुम्हें इजाजत देनी पड़ेगी। मजबूर होकर रानी इसके लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं राजा के महल में जहाँ शहजादी और राजदूत मजे से खाना खा रहे होते हैं और बेचारा राजा दुखी मन से ये सब देख रहा होता है। तभी रानी की आत्मा उसको दिखाई देती है और वो सबके सामने कहती है कि मैं इस शादी के लिए आज्ञा देती हूँ। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है, पर शहजादी बौखला जाती है और वो कहती है कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि इतने मुश्किल काम को हेनरी कैसे पूरा कर सकता है। उधर अंधेरे की दुनिया में अपने पिता को धन्यवाद देकर इजाबेला हेनरी के साथ नाव पर सवार हो जाती है और वापस लौटने लगती है। रास्ते में वो कहती है कि तुम्हारा सबसे मुश्किल काम पूरा हो गया है, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि अब वैसे भी तुम शहजादी से शादी कर लोगे। पर हेनरी कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता और ना ही कभी भूलना चाहता हूँ। इस पर इजाबेला कहती है यहाँ से जिंदा लौटने वाले अपनी सारी याददाश्त गंवानी पड़ती है। दूसरी तरफ गुस्से से तिलमिलाए शहजादी सीक्रेट रूम में जाकर अपनी माँ की आत्मा को बहुत बुरा बोलती है, तो उसकी माँ उससे कहती है मजबूरी में हेनरी को इजाजत देनी पड़ी, क्योंकि मुझे मजबूर किया गया था, पर मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जिससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। इन सब कामों में हेनरी अकेला नहीं था। अब तक उसने जितने भी कारनामे किए हैं उन सब में उसकी मदद एक जादू मछली कर रही थी। और तुम्हें तो पता है कि हमारे राज में जादू का इस्तेमाल करने से मौत की सजा दी जाती है। उधर नदी में आगे बढ़ते हुए सुबह हो जाती है और जब हेनरी की आंख खुलती है तो उसकी नाव नदी के किनारे आ चुकी होती है, पर इजाबेला से जुड़ी उसकी सारी याददाश्त जा चुकी होती है। इसलिए वो इजाबेला से पूछता है कि तुम कौन हो? तब वो कहती है मैं तो बस नाव चलाने वाली हूँ। फिर हेनरी नाव से उतरकर जाने लगता है, पर उसे ऐसा महसूस होता है कि वो कुछ भूल रहा है। इसके बाद वो इजाबेला के पास पहुंचकर उससे कहता है मैंने शहजादी से शादी करने के चक्कर में मुश्किल से मुश्किल काम कर दिए, पर अब मुझे किसी और से प्यार हो गया है, लेकिन पता नहीं मुझे वो याद क्यों नहीं आ रही है। फिर हम मूवी में देखते हैं कि शहजादी हेनरी से पूछती है क्या सारे मुश्किल काम तुमने अकेले किए? हेनरी कहता है नहीं, किसी और ने भी मेरी जादू से मदद किया है। यह सुनते हुए शहजादी सैनिकों से कहती है कि तुम लोगों ने सुना इसने जादू का इस्तेमाल किया है सारे काम करने के लिए। तभी राजा के सैनिक हेनरी को पकड़ लेते हैं। हेनरी इस बात से हैरान रह जाता है कि जिसके लिए उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इतना सब कुछ किया, वो उसके साथ इस तरीके का सलूक कर रही है। अब अगले दिन हेनरी आंखों पर पट्टी बांधकर सबके सामने उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। राजा ऐसा नहीं चाहता था, पर वो अपने राज के नियम से मजबूर था। इससे पहले कि राजा के मुताबिक सैनिक हेनरी को गोली मारते, इजाबेला वहाँ पहुँच जाती है। वो शहजादी से कहती है कि इसे छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी। इजाबेला अपनी जादुई मछली वाला स्कार्फ उसे दे देती है, इसलिए वो अपने पिता को एक दूसरे कमरे में कैद करवा लेती है और खुद रानी बन जाती है। फिर मुकुट पहनने के बाद इजाबेला कहती है तुमने मेरी पहली इच्छा तो पूरी कर दी, अब मेरी दूसरी इच्छा है कि इंग्लैंड के राजकुमार अपनी शादी के लिए मेरे पास आए और अपना रिश्ता भेजे। इजाबेला के जादू से देखते ही देखते इंग्लैंड के सैनिक राजकुमार की शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। यह देख शहजादी बहुत खुश हो जाती है। अंग्रेज राजदूत उससे कहता है तुम तो मुझसे शादी करना चाहती हो। तो शहजादी कहती है जब मैं इंग्लैंड के राजकुमार से शादी कर सकती हूँ तो मैं तुमसे शादी क्यों करूँ। वो फिर सैनिकों से कहकर उस राजदूत महल में बर्तन धोने का काम पर लगा देती है। दूसरी तरफ हेनरी जा चुका होता है। हेनरी हर उस जगह भटक रहा होता है जहाँ वो इजाबेला के साथ गया हुआ होता है, पर उसे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा होता है।
फिर जब वो रात को अपने पिता के पास जाता है तो वहां पर जॉन और रॉन दोनों भाई भी आए हुए थे। दोनों मेहनत करने की वजह से अब नॉर्मल दिख रहे थे, उनके शरीर भी नॉर्मल हो चुके थे। हेनरी के पिता उससे कहता है कि पिछली बार तुम यहाँ इजाबेला के साथ आए थे। इसी बीच हेनरी रॉन के हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ में सुई और धागा होता है जिससे वो कपड़ा सिल रहा होता है। सुई और धागा देख करके हेनरी को इजाबेला के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं और उसे इजाबेला की सुई और धागे वाली बात भी याद आ जाती है। अब वो अपने प्यार को पाने के लिए निकल पड़ता है और उसकी मदद के लिए उसके पिता जॉन और रॉन दोनों साथ में निकल पड़ते हैं। ये लोग भट्टी से महल का गेट तोड़ देते हैं और हेनरी इजाबेला से कहता है कि मुझे सब याद आ गया है, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, पर अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। यह देखकर शहजादी कहती है कि अब ये मेरी गुलाम है। हेनरी उसके पिता इजाबेला के सामने खड़े हो जाते हैं। हेनरी, इसे आजाद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सैनिकों का भोता बना दूंगा। शहजादी बहुत लालची होती है, इसलिए वो इजाबेला से कहती है कि तुम मेरी तीसरी इच्छा को पूरी कर दो, अपने जैसी एक जादूगरनी बना दो। इजाबेला उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देती है, जिससे शहजादी एक मछली में बदल जाती है। फिर वो जादू से इंसान बनने की बहुत कोशिश करने लगती है, लेकिन वो बन नहीं पाती है। तभी वहां पर कुएं का पानी ऊपर आने लगता है और मछली राजा बाहर आ जाता है। वो शहजादी को मछली के रूप में देखकर उसे इजाबेला समझता है, इसलिए उसे पकड़कर पानी के नीचे ले जाता है और जबरदस्ती उससे शादी कर लेता है। लालची और मक्कार शहजादी से छुटकारा पाकर सभी लोग बहुत खुश थे। हेनरी अपने प्यार का इजहार इजाबेला से कर रहा था और इस तरह फिल्म यहीं खत्म होती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।